भारत पर जब अरबों के आक्रमण हुए और अरब आक्रमण के साथ ही भारत में एक तरीके से इस्लाम का प्रवेश हुआ या अरबों का प्रवेश हुआ। और इसके बाद में इन अरब आक्रमणों का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इन प्रभावों को आज हम चर्चा करते हैं। भारत में अरबों के सिंध और मुल्तान के आगे बढ़ने के प्रयत्न तो असफल रहे। कच्छ पर भी अरबों का आक्रमण विफल रहा। लाट पुलकेशिन द्वितीय द्वारा एक अरब सेना परास्त की गई और गुर्जर नाग भट्ट ने भी अरबों की सेना को परास्त किया। ऐसे प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। हेग के मतानुसार राजपुताना और अवंती के राजवंशों ने अरबों को पूर्व की ओर बढ़ने से रोक दिया था। राष्ट्रकूट वंश से अरबों के संबंध मित्रता के रहे। इससे यह स्पष्ट होता है कि अरबों का भारत में राज्य सिंध और मुल्तान तक ही सीमित रहा और वहां पर भी उनकी स्थिति बहुत अधिक दृढ़ न हो सकी। अरब भारत में अपना स्थायी राज्य स्थापित न कर सके और अरबों की ये असफलता के हालांकि बहुत सारे कारण थे और इन जो कारणों के कारण अरब भारतवर्ष के अंदर पूरी तरीके से स्थापित नहीं हो सके। अरबों की असफलता इसमें कुछ जो बड़े कारण थे, उन कारणों में ये था कि खलीफाओं का भारत विजय के लिए पर्याप्त सेना न भेजना, खलीफा का सिंध के निर्धन होने के कारण उसमें आवश्यक रुचि न लेना, खलीफा की शक्ति और प्रतिष्ठा में भी कमी हो गई थी। इसके अलावा खलीफा की दुर्बलता से लाभ उठाकर 1871 ईस्वी में सिंध प्राय स्वतंत्र हो गया था और अरबों की एकता नष्ट हो गई थी। सिंध मुल्तान और मंसूरा के दो अरब राज्यों में विभक्त हो गया था। तो ऐसी स्थिति में भारत में अरबों को पूर्ण रूप से सफलता नहीं मिली थी। लेकिन अब बात यह है कि इन अरब आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। हम ये कह सकते हैं कि जैसे लैंडपूल ने कहा है कि ये इस्लाम के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अरबों की सिंध की विजय से भारत का कोई महत्वपूर्ण भाग मुसलमानों के हाथ में नहीं गया। अरबों ने भारत की राजनीतिक और सैनिक शक्ति को नहीं तोड़ा, क्योंकि भारत के किसी भी शक्तिशाली राज्य से उनका युद्ध नहीं हुआ। सिंध की विजय ने मुसलमानों के लिए भारत विजय का मार्ग नहीं खोला। इस तरह भारत की राजनीति पर अरब आक्रमण का कोई विशेष और स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, ये जरूर है कि अरबों ने पहली बार भारत में इस्लामी राज्य की स्थापना की। एक बड़ी संख्या में भारत के एक देश में हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बनाया और अरब तथा इस्लामी संसार से भारत का निकट परिचय कराया गया। परंतु अरब आक्रमण का प्रभाव यहीं तक सीमित रहा, कोई गंभीर राजनीतिक प्रभाव नहीं पड़ा। सांस्कृतिक दृष्टि से अरबों ने भारतीयों को प्रभावित नहीं किया, वरन इसके विपरीत अरब भारतीय संस्कृति और सभ्यता से प्रभावित हुए। भारत की कला, ज्योतिष, चिकित्सा, साहित्य आदि से अरब बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उसका सदुपयोग किया। उन्होंने अपनी मस्जिदों और इमारतों को बनवाने में हिंदुओं का सहयोग लिया, क्योंकि अरबों में निर्माणात्मक प्रतिभा बिल्कुल नहीं थी।
यदि वे अपने पूजा ग्रहों को उतना ही आकर्षक बनाना चाहते थे जितने उनके प्रतिद्वंदी धर्मों के अनुयायियों के थे, तो उनके लिए विजित देशों के शिल्पियों और कलाकारों से काम लेना अनिवार्य था। या यूं कह सकते हैं कि जिस समय इस्लाम सीखने यौवनावस्था में था, उसी समय उसे यूनान ने ही नहीं वरन भारत ने सिखाया। उसके दर्शन और आध्यात्मिक धार्मिक आदर्शों का निर्माण किया तथा उसके साहित्य और स्थापत्य कला की विशिष्ट शैलियों की प्रेरणा दी। स्थापत्य कला के अतिरिक्त हिंदू और बौद्ध दर्शन ने अरबों की विचारधारा को गंभीरता से प्रभावित किया। खलीफा अल मंसूर के समय में संस्कृत के ब्रह्म सिद्धांत और खंड खादक नामक ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद किया गया। तप और संन्यास की विचारधारा को अरबों ने भारत से प्राप्त किया। तबरी ने लिखा है, खलीफा हारून अल रशीद की बीमारी को एक भारतीय वैद्य ने ठीक किया था। इससे स्पष्ट है कि अरबों ने भारतीय चिकित्सा शास्त्र के ज्ञान से लाभ उठाया था। अरबों ने अंकों का ज्ञान भी भारतीयों से प्राप्त किया। इस तरह यद्यपि अरब सिंध में विजयता की दृष्टि से आए, परंतु तब भी सभ्यता की दृष्टि से वे भारत को कुछ भी न दे सके, बल्कि भारत से उन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया। अरबों ने भारतीय ज्ञान को यूरोप में पहुंचाया, विशेषकर दर्शन, ज्योतिष और अंकों को। 8वीं और 9वीं शताब्दी से यूरोप में जो ज्ञान की ज्योति फैली, उसका मुख्य कारण अरबों का भारत से संपर्क था। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि अरबों के भारत पर किए गए आक्रमण का राजनीतिक प्रभाव नगण्य था, परंतु संस्कृति और सभ्यता की दृष्टि से वह अरबों के लिए ही नहीं, बल्कि संसार के अन्य देशों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हुआ।